बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक लिमिट, शो दैट अ फोर्स में प्रोड्यूस चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ सॉलिड्स। हमने इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करना है कि इलास्टिसिटी क्या है और इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद ये बताना है कि फोर्स जो है वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को चेंज कर सकती है। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है, या हम मटेरियल कह लें, क्योंकि तमाम बॉडीज की इलास्टिसिटी नहीं होती। कुछ मटेरियल होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं। तो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके ऊपर जब फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स हम हटा लें तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई और उस फोर्स को हटाने से वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि वो क्या है, इलास्टिसिटी उस ऑब्जेक्ट में मौजूद है। इलास्टिसिटी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से आगे डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास इलास्टिक लिमिट है कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम स्ट्रेस या फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर, जो कब आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले। यानी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, स्ट्रेस अप्लाई किया, और वो पॉइंट जहां तक फोर्स अप्लाई करने के बाद हम वो फोर्स हटाएं तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यूं समझ लें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से इलास्टिक लिमिट तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से जब फोर्स हटाएंगे तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आएगा। जैसे कि आपकी स्प्रिंग का जो बॉल पेन का स्प्रिंग होता है, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक लिमिट तक आप फोर्स लगाएं, उसको इलास्टिक लिमिट का नाम कह लें। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आप फोर्स अप्लाई करें तो वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको खींच देंगे तो वो वापस पहली अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। अब मजीद इसको आगे देखते हैं। फोर्स एंड चेंजेस इन साइज एंड शेप। जो फोर्स है वो क्या करेगी, साइज और शेप को कैसे चेंज करेगी सॉलिड ऑब्जेक्ट के, उसको देखते हैं। फोर्स जो है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की साइज या शेप को चेंज कर सकती है। ये फेनोमेना बेसिकली रिलेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक स्पेसिफिक मटेरियल जो है उसके ऊपर हम कितने स्पेसिफिक एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। जबकि स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, शेप या वॉल्यूम चेंज होगा, उसको स्ट्रेन का नाम देंगे। यानी कि जो ओरिजिनल डायमेंशंस थी उस ऑब्जेक्ट की, उसको हमने चेंज करके रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। अब इसकी वजह से साइज और शेप कैसे चेंज हो जाता है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे होते हैं। स्ट्रेस के बारे में पहले बताया है कि क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब फोर्स अप्लाई की एक एरिया के ऊपर विद इन इलास्टिक लिमिट, तो वो मटेरियल क्या करेगा, ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाएगा जब उसके ऊपर से वो फोर्स हटा ली जाए। लेकिन अगर हमने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई कर ली, जैसा कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। वो क्या करता है, उसकी एक नई डायमेंशंस बन जाती हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, यानी कि वो ओरिजिनल अपने आप को वापस रिकवर नहीं कर सकता, वो हो जाती है परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम विद इन द इलास्टिक लिमिट फोर्स अप्लाई करें, तो जब उसको छोड़ेंगे तो वो वापस पहली अपनी हालत में आ जाएगा। जैसा कि आपको ये दूसरी एनिमेशन में नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक रबड़ बैंड है जिसको स्ट्रेच किया जा रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब
इलास्टिक लिमिट के अंदर रहकर इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की थी, जो ही वो फोर्स रिलीज करते हैं, हटाते हैं, तो क्या होता है, ये रबर बैंड वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आएगा, जैसे कि आपको ऊपर वाली एनिमेशन में नजर आ रहा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, व्हाट इज हुक्स लॉ, illustrate its applications, also define and calculate spring constant। हुक्स लॉ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना है और स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना है और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम हुक्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। हुक्स लॉ जो है वो बेसिकली क्या हमें बताता है कि किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंदर जब स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हुक्स लॉ क्या बताता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करेंगे, फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा अप्लाई होगी, स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया कम प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन इन द मटेरियल। ऑब्जेक्ट में जो डिफॉर्म होना है उसको स्ट्रेन का नाम दिया जाता है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, इसको हुक्स लॉ का नाम दिया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस की बात की जाए तो पहली हमारे पास एप्लीकेशन है मेजरिंग फोर्स विद अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये होता कैसा है कि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और इसके नीचे जो हुक होती है वहां पर जब हम कोई भी वेट हैंग करते हैं तो वो स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन जो ही वो वेट हटाया जाए तो स्प्रिंग वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है। तो यहां पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। दूसरा है इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन, हुक्स लॉ इंजीनियर्स अप्लाई करते हैं कहां पे, स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करने के लिए कहां पर, जब ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, बीम्स बनाते हैं, तो उस वक्त स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि जो मटेरियल है वो विद इन इलास्टिक लिमिट्स रहे और अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से डैमेज ना हो। इसके बाद क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं और ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ स्प्रिंग्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, कि स्प्रिंग ने डिफॉर्म होना है लेकिन उस डिफॉर्म होने के लिए वो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अगर इसको हम आसान अल्फाज में बताएं तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग बाय अ यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए, तो इसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, K इक्वल टू एफ ओवर एक्स। इसमें K क्या है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, F फोर्स है और X हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। मेन पोजीशन से स्प्रिंग को जितना मूव करवाएंगे, कंप्रेस या एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है K इक्वल टू एफ ओवर एक्स। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से स्प्रिंग कांस्टेंट सॉल्व भी कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक स्प्रिंग है जिसको 0.02 मीटर तक एक्सटेंड किया गया है 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर, यानी कि स्प्रिंग पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाकर स्प्रिंग को खींचा गया है और जितना डिस्टेंस स्प्रिंग को खींचा गया है वो डिस्टेंस कितना है, 0.02 मीटर। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। F इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ के फार्मूले से K इक्वल होता है F ओवर X के, यानी कि K इक्वल टू F हमारे पास 5 और X की वैल्यू 0.02 आ गई, तो K हमारे पास आ जाता है 250 न्यूटन पर मीटर के। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा एंड एक्सप्लेन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर इलास्टिक सॉलिड्स। इलास्टिक सॉलिड्स के लिए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की बात कर लेते हैं कि वो होता क्या है।
वो हमें क्या बताता है? तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो ये बताता है कि एक्सटेंशन जो होगी किसी भी मटेरियल में, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, जैसा कि कोई भी इलास्टिक सॉलिड हो, तो फोर्स अप्लाई करने से उसमें कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी उस चीज को शो करता है। और इसके साथ साथ ये ग्राफ जो है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, वो हमें इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर भी बताता है मटेरियल का। हम इस ग्राफ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये ग्राफ है, वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है। तो फोर्स के साथ साथ एक्सटेंशन कितनी इंक्रीज हो रही है वो हमने देखना होता है। तो सबसे पहले लीनियर रीजन की बात करते हैं। लीनियर से मुराद ये जो स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है, ये हमारे पास लीनियर रीजन है जहां पे हुक्स लॉ अप्लाई होता है। It is the initial stage. The graph is a straight line passing through the origin, indicating that extension is directly proportional to applied force. कि जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उतना जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक बॉडी है, वो एक्सटेंड करेगा। ठीक है। The slope of this region represents the stiffness of the material. जो स्लोप है वो स्टिफनेस बताती है उस मटेरियल की, रिलेटेड टू दी स्प्रिंग, यानी कि ये स्लोप हमें के की वैल्यू देती है। के हमारे पास किसकी इक्वल होता है? एफ ओवर एक्स के। जो भी एफ की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हमारे पास स्लोप आएगा स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, जहां स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ये जो हमारे पास रीजन है, लीनियर रीजन, जहां पे हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ये ओबे करता है हुक्स लॉ को। ठीक है। तो इलास्टिक रीजन जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या कहलाता है? लीनियर रीजन, जहां पर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास पॉइंट है, और ये क्या है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अंदर अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो, और जब हम फोर्स हटा दें तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। लेकिन इस इलास्टिक लिमिट से अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आता। जैसा कि सब बॉल पेन का स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक हद तक फोर्स अप्लाई की जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए, और जब छोड़ा जाए तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो फोर्स विद इन दी इलास्टिक लिमिट अप्लाई की गई थी। लेकिन अगर बियॉन्ड दी इलास्टिक लिमिट हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स हटाने से स्प्रिंग वापस पहली पोजीशन में नहीं आता। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट को बात करते हैं, जो कि नॉन लीनियर रीजन है, जिसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। नॉन लीनियर से मुराद है हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इलास्टिक लिमिट से जब हम आगे निकल जाते हैं तो जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर बन जाता है। जब मटेरियल प्लास्टिक रीजन में एंटर हो जाए तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, ये वापस पहले अपनी पोजीशन में नहीं आता। ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, इवन के इससे फोर्स हटा भी दी जाए तो ये वापस पहली पोजीशन में नहीं आता। जैसा कि आपको बॉल पेन के स्प्रिंग की एग्जांपल दी, अगर आप बॉल पेन के स्प्रिंग के ऊपर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट वापस पहली पोजीशन में नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है? जब अप्लाइड फोर्स फर्दर इंक्रीज की जाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से भी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी जाए, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो टूट जाएगा, वो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? टूट जाता है। यहां तक हमारे पास जो था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस। के प्रेशर को डिफाइन और एक्सप्लेन करना है, और इसके बाद एरिया का क्या इफेक्ट होता है प्रेशर पे, यानी कि जो पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई हो रही है, तो एरिया और प्रेशर के दरमियान क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रेशर को हम डिफाइन कर लेते हैं। Pressure is defined as the force applied per unit area on a surface in a direction perpendicular to that surface। कि प्रेशर क्या डिफाइन करता है? पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है।
फोर्स की जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, एंड डिस्क्राइब्स हाउ कंसंट्रेटेड अ फोर्स इज ओवर अ गिवन एरिया, कि गिवन एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये उस चीज को डिफाइन कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। प्रेशर के बाद प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देखते हैं, लेकिन प्रेशर का फार्मूला बाय डेफिनेशन P इक्वल टू एफ ओवर ए होता है। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। प्रेशर का यूनिट जो है आप इसी फार्मूले से लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो पर डिवीजन की वजह से पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है, जो कि 1 पास्कल के इक्वल होता है। और पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, तो उसने अपने नाम की बेस पे प्रेशर का यूनिट पास्कल रखा है। इसके बाद हम इफेक्ट देखते हैं प्रेशर का, कि प्रेशर का एरिया पे क्या इफेक्ट होता है। द प्रेशर exerted on surface is inversely proportional to the area over which the force is distributed। जो प्रेशर होगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, मतलब कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं कि लार्ज एरिया लो प्रेशर। लार्ज एरिया और लो प्रेशर की आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि स्नो शूज जो होते हैं, बर्फ के ऊपर चलने के लिए, जो आइस के ऊपर चलने के लिए शूज यूज किए जाते हैं, उन शूज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सरफेस के अंदर पांव धंसने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया कम रख दिया जाए तो पांव इजीली बर्फ के अंदर धंस जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हुआ, जिसकी वजह से आइस के अंदर पांव नहीं धंसता। अब इसी तरह अगर हम स्मॉलर एरिया की बात करें तो प्रेशर हाई हो जाएगा। वो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो हमारे पास नाइफ होता है, नाइफ का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो पर यूनिट सरफेस एरिया बहुत कम है। सरफेस एरिया लोअर होने की वजह से, स्मॉलर सरफेस एरिया की वजह से प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से चीजें इजीली कट जाती हैं, कटिंग इजीली हो जाती है। लेकिन अगर यही काम उस सेंस में हो कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो, यानी कि जो नाइफ है उसको हम ऑपोजिट साइड से इस किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट के ऊपर रखें, तो उस केस में जो हमारे पास कटिंग होगी वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जितना सरफेस एरिया कम होगा कटिंग उतनी इजी होगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जहां पे ज्यादा सरफेस एरिया है वहां पे प्रेशर कम होगा, और जहां पे कम सरफेस एरिया है वहां पे प्रेशर हाई होगा। तो यहां तक हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। इसके बाद मजीद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। तो मजीद नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।